हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश और आज के वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक अगला देखेंगे मालिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। जैसा कि हम लोग पीछे देखे थे जो है इसमें ट्रांसलेशन के रेफरेंस में जो है जेनेटिक कोड क्या होता है, ओवल हाइपोथेसिस हम लोग देख चुके थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रांसलेशन में एक्चुअली जो जो मशीनरी पार्टिसिपेट करती हैं एक्चुअली वो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो उनका क्या जो है सिग्निफिकेंस है जो है यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए और इतनी चीज़ें इसमें देखना है। और बाकी जो है जो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन होता है और इलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि प्रोकैरियोट में कैसे होता है और यूकैरियोट में कैसे होता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ट्रांसफ़र आरएनए का जो ट्रांसलेशन है उसमें जेनेटिक कोड क्या होते हैं, आइसो एक्सेप्टिंग क्या होता है, उसके इसमें जो डीजेनरेट कोडान क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे देख चुके हैं। और इसके बाद में एनसीईआरटी के बेस पे अगर देखें तो वहाँ पे एक टॉपिक और है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से बना चुका हूँ। वहाँ पे मैं अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ कितने टाइप्स के म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बताया है। जैसे इसमें एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया का लिया गया है। तो सिकल सेल एनीमिया का जो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है तो उसको हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूँगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अब इसमें जो टॉपिक हम लोगों को आज पढ़ना है ट्रांसफ़र आरएनए द एडॉप्टर मॉलिक्यूल। जैसा कि हम लोग पिछले ये लेक्चर में पढ़े थे कि जैसे ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए जब बनता है तो मैच्योर एमआरएनए बनने से पहले ही दो प्रोसेस और होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग और दूसरा होता है पॉलीएडिनाइलेशन। तो ये दो मैकेनिज्म होता है जो एमआरएनए बाहर साइड जैसे न्यूक्लियस में बनते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए है और डीएनए से जो है जब एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए बाहर एक्सपोर्ट करने से पहले ही दो प्रोसेस स्प्लाइसिंग और पॉलीएडिनाइलेशन जो है उसमें एडिशन किया जाता है। और जिसको और एक इसमें प्रोसेस आता है, इसमें एक और प्रोसेस आता है कैपिंग आता है। तो ये दो प्रोसेस जो होते हैं तीन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए को साइटोप्लाज्म में आने से पहले जो है न्यूक्लियस के अंदर ये सब सारी प्रोसेस होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम ये तीन जो प्रोसेस होते हैं ये प्रोसेस ट्रांसफ़र आरएनए को साइटोप्लाज्म में आने से पहले ही होते हैं। कैपिंग का मतलब होता है जैसे एमआरएनए है, अगर हम इसका एमआरएनए का अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएं तो एमआरएनए का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे इस पे जो है गुआनिन रेसिड्यू का जो है कैपिंग होती है। और यहाँ पे ए टेल का पॉलीएडिनाइलेशन मतलब ढेर सारे एडेनिन का एडिशन कर दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आरएनए होता है, जो एमआरएनए होता है, उसका जो क्लीवेज होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उसको क्लीवेज होने से जो है बचाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं इनके। तो ये कैपिंग, स्प्लाइसिंग और पॉलीएडिनाइलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, और स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि इसमें प्रेजेंट जो इंट्रॉन होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है होता है। उसके बाद में फिर ट्रांसलेशन आता है। अब देखिए जैसे ट्रांसलेशन में अब अगर पढ़ना है तो देखिए इसमें टीआरएनए के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। मैंने बताया था कि जो एमआरएनए होता है उसके ऊपर कोडान होते हैं, जो टीआरएनए होता है उसके ऊपर एंटी कोडान होते हैं। जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है, पहली चीज़ ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये 76 to 79 न्यूक्लियोटाइड का होता है। और दूसरी चीज़ ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है। ये सिंगल स्ट्रैंड जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है यही जो है मॉडिफाई होकर के बनाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग क्लोवर लीफ मॉडल भी इसको दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी जो होता है मॉडिफाई होता है, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। देखिए जब ट्रांसफ़र आरएनए की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर अपने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में। इसमें कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें ट्रांसलेशन में, इनका क्या क्या एडवांटेज होता है। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक, ये हो जाएगा 5 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम। अब देखिए ये जो रीजन होता है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें, ये जो है ट्रांसफ़र आरएनए को जो है, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको जो है ये अटैच्ड करता है इस पे। और यहाँ पे जो 3 सीक्वेंस होते हैं बड़े कॉमन होते हैं जिनको बोलते हैं ACC। और ये जो 3 सीक्वेंस का एडिशन होता है, 3 सीक्वेंस को एडिशन करने के लिए ये अलग से ऐड होते हैं, ये ट्रांसफ़र आरएनए पे पहले से प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इनको अलग से ऐड किया जाता है। इसके लिए एंजाइम होता है न्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफरेज। न्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, न्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, जो कि इसका इम्पोर्टेंस होता है न्यूक्लियोटाइड पे जो ट्रांसफ़र आरएनए, इस पे एडेनिन और साइटोसिन को एडिशन करने के लिए ये सीक्वेंस जो होते हैं बाहर से ऐड किए जाते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए के मॉडिफिकेशन में नहीं रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो रीजन आता है, ये आता है एंटीकोडान स्टेम, एंटीकोडान लूप। देखिए ये 5 प्राइम है, ये इसका जो है, इसका अगर हम देखें यहाँ 5 प्राइम होगा, इसका 3 प्राइम होगा, तो आरएनए जो होगा, ये mRNA जो होगा इसका ये 3 प्राइम होगा, इसका ये 5 प्राइम होगा। तो इसके ऊपर जो होते हैं कोडान होते हैं, ये कोडान होंगे और ये एंटीकोडान लेके आता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, ये जो इसमें देखिए अब जो ये जो रीजन होता है इसको थायमिडीन यूरासिल बोलते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको थायमिडीन यूरासिल लूप होता है, और लास्ट जो बचता है इसका ये होता है डी लूप, ठीक। तो ये जो ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर है, ट्रांसफ़र आरएनए का मेन बताने का पर्पज़ ये रहा कि जैसे इसमें एक एंटीकोडान लेकर के आते हैं, इस एंटीकोडान जो होते हैं, इस एंटीकोडान के बेस पे ही यहाँ पे अमाइनो एसिड्स को जो है ऐड किया जाता है। सपोज यहाँ पे जो है सीक्वेंस AUG है, तो यहाँ पे जो एडिशन होने वाला अमाइनो एसिड्स होगा वो क्या होगा, मेथियोनिन होगा, ठीक है। तो ये डिसाइड, एंटीकोडान जो रीजन है ये डिसाइड करता है कौन सा अमाइनो एसिड्स हमें ऐड करना है। और ये जो होते हैं ये हर मतलब जैसे हमारे देखा जाए तो 20 अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है। 22 अमाइनो एसिड होते हैं जिसमें पायरोलाइसिन और सेलेनोसिस्टीन जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनके कोऑर्डिनेट ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं, इनके कोई स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफ़र आरएनए मतलब इसी में से जो सिस्टीन को सिंथेसाइज करता है उसमें उसके जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो थोड़ा सा वेरिएशन होने के कारण जो है अलग अमाइनो एसिड बनते हैं, तो 22 अमाइनो एसिड्स कह देते हैं। वैसे 20 अमाइनो एसिड्स के सिंथेसाइज करने के लिए एक अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने के लिए एक ट्रांसफ़र आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। जो एक ट्रांसफ़र आरएनए होता है उसके लिए ये एंटीकोडान रीजन यहाँ पे पहले से ही वहाँ पे डिसाइड रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर। इसको मैंने बता दिया कि ये जो अमाइनो एसिड्स, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये ट्रांसफ़र आरएनए पे पहले से प्रेजेंट नहीं होते, इसको न्यूक्लियोटाइडिल ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफरेज एंजाइम जो है इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ये रहा ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो मशीनरी हमें देखना है, पहला तो ट्रांसफ़र आरएनए हो गया, दूसरा इसमें हमें जो देखना है वो है राइबोसोमल आरएनए। अब पता है कि राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राइबोसोम की जो रेफरेंस में अगर हम लोग बात करते हैं तो राइबोसोम प्रोकैरियोट के केस में और यूकैरियोट के केस में दोनों में अलग अलग होता है। और जो यूकैरियोट, जो प्रोकैरियोट के केस, पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट के केस में।
प्रोकैरियोट के केस में अगर हम बात करते हैं राइबोसोम का, तो ये होते हैं 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम होता है। यस क्या होता है, ये स्वेडरबर्ग जो है यूनिट होती है, और इस यूनिट का जो है इसमें अलग अलग, जैसे स्वेडरबर्ग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जब प्लांट की सेल को जो लेकर के सेंट्रीफ्यूज किया, तो उन्होंने अलग अलग जो है मालिकुलर वेट का जो है अलग अलग यूनिट पे जो है सब यूनिट पाया, तो उसको उन्होंने अकॉर्डिंग टू इसके जो है स्वेडरबर्ग 70S 50S 30S इस तरह से नाम रख दिए। ठीक है, देखिए जो 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम को दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, दो सब यूनिट से बना होता है। पहला होता है लार्ज सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट, ये होती है 50S की। दूसरा होता है स्मॉल सब यूनिट, ये होता है 30S का। ठीक, तो 50S जो राइबोसोम की सब यूनिट होती है, इसमें दो और स्मॉलर सब यूनिट होते हैं। पहली चीज राइबोसोम होता है क्या, राइबोसोम जो है इसको हम लोग बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन प्लस RNA होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखिए 50S राइबोसोम जो होता है, इसमें दो और स्मॉलर RNA होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 23S और 5S RNA। ठीक, और 30S की बात करते हैं तो इसमें आता है एक 60S RNA। ये है प्रोकैरियोट के केस में। देखिए प्रोकैरियोट के केस में राइबोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल होता है, क्योंकि इनका ही इंपॉर्टेंट प्राइमरी रोल होता है कि ट्रांसफर RNA को mRNA को रिकॉग्नाइज करना। वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, जो 16S RNA सब यूनिट होती है, इसके अंदर एक रीजन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इसका जो इम्पोर्टेंस होता है, जब प्रोकैरियोट की mRNA की बात करते हैं तो उसके अंदर एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसको हम लोग साइलेंट ऑर्गेनो सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग साइलेंट ऑर्गेनो सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक, जो साइलेंट ऑर्गेनो सीक्वेंस होता है, इसका इंपॉर्टेंस अगर हम लोग बात करें तो इसके इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है ये 16S RNA जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर जब ये 16S RNA mRNA में जब साइलेंट ऑर्गेनो सीक्वेंस को जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो उसको हम लोग तब वहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर जो है, तब यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। ठीक, ये तो रहा प्रोकैरियोट के केस में। अब देखिए जब हम यूकैरियोट की बात करते हैं, यूकैरियोट के ट्रांसलेशन की उसको राइबोसोम की बात करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अलग होता है इसके। और जो साइटोप्लाज्मिक जो राइबोसोम होते हैं यूकैरियोट के केस में, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होते हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट के। देखिए जैसे हम यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में 80S होता है, इसमें एक लार्जर और एक स्मॉलर सब यूनिट, इसका हो जाएगा 60S लार्जर सब यूनिट, और 40S जो होगा स्मॉलर सब यूनिट होगा। लार्जर सब यूनिट की बात करते हैं तो इसमें तीन आते हैं, 28S 5.8S और 5S सब यूनिट। स्मॉलर की बात करते हैं तो इसमें आता है 18S सब यूनिट। ठीक है, तो 5.8 ठीक। अब इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इनका बस इनको देखिए यहाँ पे जो यूकैरियोट का जो ट्रांसलेशन होता है प्रोकैरियोट से टोटली डिफरेंट होता है। यूकैरियोट के केस में मैंने बताया कि जैसे कैपिंग होती है, पॉलीएडिनाइलेशन होता है, तो इनका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है ट्रांसलेशन में। कुछ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशनल फैक्टर होते हैं जो इनको केवल वो कैपिंग और पॉलीएडिनाइलेशन को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन, जैसे मान लीजिए सपोज वायरस है, वायरस अगर हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है तो वो कैसे ट्रांसक्राइब करता है, कैसे ट्रांसलेट करता है ना। तो ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हमारी बॉडी तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट रहती है कि हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर तरीके से ऑपरेट करती है, लेकिन कंडीशन ये आ जाती है कि जैसे जो वायरस होते हैं हमारे बॉडी में जब इंटर करते हैं तो वो जो है हमारे सेलुलर जो mRNA होते हैं, वो सेलुलर mRNA की कैपिंग को अपने ऊपर जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब अपने ऊपर ले लेते हैं तो उसके बाद में जब सेलुलर mRNA का कैप
वायरस के mRNA में चला जाएगा तो सेलुलर mRNA का जो है क्या होता है, क्लीवेज हो जाता है। तो सेलुलर mRNA का जब क्लीवेज हो जाएगा तो mRNA का लेवल कम होने, मतलब प्रोटीन का लेवल कम होने लगेगा, तो हमें उसी तरह से जो है वीकनेस दिखाई पड़ता है। और हम हमारी जो मान लीजिए सपोज जो प्रोटीन ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट करे तो हमें एटीपी कम मिलने लगता है, हमारी बॉडी वीकनेस फील करने लगती है। तो ये सारे सिम्टम आने लगते हैं। लेकिन ये सिम्टम जो तब आते हैं जब वायरस जो होता है, वायरस बहुत ही स्मार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इवोल्यूशन आदमी ही जब इवोल्यूशन हो रहा है तो आदमी ही सोचता है कि हम ही बहुत स्मार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वायरस जो होते हैं उससे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी देख लीजिए लॉकडाउन में ही कोरोना वायरस आ गया था, तो इतना ज़्यादा एडवांस आ गया था कि अभी तक मेडिसिन ही नहीं बनी थी, ठीक है, अभी तक मेडिसिन ही नहीं बन पाई है इसकी। तो खैर ये तो जो इवोल्यूशन होता है इसमें वायरस भी बहुत ज़्यादा इसमें अपना इम्पोर्टेंस जो है चेंजेज करते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस अपने सरफेस को जो है पर सेल्स पर टाइम डिवीजन जो है अपने सरफेस को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो ये जो वायरसेस होते हैं, वायरस भी बहुत स्मार्ट है, ये भी अपनी जो है मशीनरी लेके आते हैं और हमारी बॉडी की मशीनरी को यूटिलाइज करके अपना खुद का ट्रांसलेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये सब ये रहा राइबोसोम के बारे में। अब देखिए जो mRNA होता है, mRNA के केस में अगर हम देखें तो mRNA प्रोकैरियोट के केस में और यूकैरियोट के केस में दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए प्रोकैरियोटिक mRNA, प्रोकैरियोटिक mRNA जो होता है, दो चीज़ तो बहुत कॉमन होती है। पहली चीज़ देखिए, पहला चीज़ जो होता है AUG रीजन होता है इनिशिएशन, ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम, इसमें किसी भी प्रकार का पॉलीएडिनाइलेशन, किसी प्रकार की कैपिंग नहीं होती है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेशन कोडान होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, UGA हो गया, और ये इनिशिएशन कोडान हो गया, इनिशिएशन कोडान, और ये क्या हो गया, टर्मिनेशन कोडान, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पे जो है एक रीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ 5 प्राइम हो गया, ये जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये इधर भी होता है और यहाँ पे भी होता है, 5 प्राइम रीजन पे भी होता है, 3 प्राइम रीजन पे भी होता है। और यही चीज़ जो होती है कॉमन होती है यूकैरियोट में भी, प्रोकैरियोट में भी, ठीक है। बाकी इसमें जो बाकी जो सीक्वेंस है जैसे UAG है, AUG है, ये दीज बोथ सीक्वेंस जो होते हैं ये सब में जो है अलग अलग हो सकते हैं। इनिशिएशन किसी में AUG हो सकता है, किसी जैसे स्लीपिंग सिकनेस है, या इसको बोलते हैं ट्रिपेनोसोमा है, ट्रिपेनोसोमा में जो टर्मिनेशन कोडान है वही वहाँ इनिशिएशन का काम करता है, तो वो वेरी कर सकता है। लेकिन ये UTR रीजन जो होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सेम रहते हैं, ये सीक्वेंस पाए ही जाते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे अगर हम लोग यूकैरियोट की बात कर लें तो यहाँ पे यूकैरियोट के केस में देखिए 5 प्राइम पे क्या होगा, गुआनिन हो जाएगा, G रेसिड्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएंगे, ठीक। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, UTR रीजन हो गया जो कि प्रोकैरियोट में सेम है, ये UG हो गया, ठीक। और इसके बाद में यहाँ पे UGA स्टॉप कोडान हो गया, और यहाँ पे UTR, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, इतना मैंने बताया कि UTR रीजन प्रोकैरियोट यूकैरियोट में सेम है, बाकी जो रीजन होते हैं वो जो है थोड़ा सा वेरी करते रहते हैं। जैसे कि देखिए मैंने ट्रांसक्रिप्शन जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक DNA होता है, वो प्रोकैरियोटिक जो mRNA होते हैं या जो उसका ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो प्रोसेस होता है वो mRNA जो बनाते हैं तो वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है, इसको लाइकोपरान में और अच्छे समझना है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है कोई एक ही प्रमोटर रहेगा, एक ही जो है इनिशिएशन कोडान रहेगा, वो जो है 2 या 3 4 5 प्रोटीन की जो है सिंथेसिस एक ही इनिशिएशन कोडान से हो सकती है, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। वही अगर यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में एक प्रमोटर होता है और एक टर्मिनेशन होता है, ठीक। एक प्रमोटर होता है और एक टर्मिनेशन सीक्वेंस होते हैं। तो एक जीन के लिए एक प्रमोटर या एक इनिशिएशन कोडान, और यहाँ पे प्रोकैरियोट के केस में अलग अलग जीन के लिए एक ही इनिशिएशन कोडान। तो इसलिए यूकैरियोट के केस को, यूकैरियोट में mRNA को मोनोसिस्ट्रॉनिक बोल देते हैं, प्रोकैरियोट के केस में पॉलीसिस्ट्रॉनिक।
ठीक। इतनी सारी चीज़ रही। देखिए ट्रांसलेशन से पहले मैंने इतना सारा चीज़ें जो है बेसिक में बता दिया कि ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। 3 प्राइम रीजन पे जो है ACC रीजन जो होते हैं, और उसके बाद में एंटीकोडान क्या होते हैं, कोडान जो है mRNA पे, एंटीकोडान ट्रांसफर आरएनए पे, और जो एंटीकोडान का सीक्वेंस होता है वही डिटरमाइन करता है कौन सा अमीनो एसिड्स होगा। अब देखिए, अब इसके पहले अब ट्रांसलेशन जब स्टार्ट होता है, अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, जब मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एंड अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड ऑन ट्रांसफर आरएनए, पहला स्टेप रहता है। फिर उसके बाद में जैसे ये इसको हम स्टेप में नहीं कंसीडर करते हैं, पहला चीज़ हमारा काम होता है कि अमाइनो एसिड्स को पहले जो है इसका एक्टिवेशन किया जाता है, तो उसके बाद में फिर जो है इसको अटैच करते हैं हम ट्रांसफर आरएनए। उसके बाद में स्टेप आता है पहला इनिशिएशन, दूसरा आता है इलोंगेशन, तीसरा आता है टर्मिनेशन। ठीक, ये 3 स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला स्टेप जो होता है कैसे अमाइनो एसिड को एक्टिवेट किया जाता है। देखिए, अब हम ट्रांसलेशन बताने से पहले एक चीज़ और बता दें। पहला हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोट के केस में, ट्रांसलेशन मैकेनिज्म जो है प्रोकैरियोट के केस में। देखिए, प्रोकैरियोट के केस में मैंने बताया 70S जो राइबोसोम होता है, 70S जो राइबोसोम है, 70S राइबोसोम के अंदर जो है 3 साइट होते हैं जो लार्ज सब यूनिट होती है। लार्ज सब यूनिट मैंने बताया कि 50S है, 50S में 23S जो है लार्ज सब यूनिट है। उसमें 3 रीजन होते हैं। पहला होता है P साइट, इसको बोलते हैं पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज जो रीजन होता है, इसमें पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की जो है एंजाइम की एक्टिविटी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं P रीजन। ठीक, इसका होता है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ठीक, दूसरा जो रीजन होता है A रीजन होता है, A साइट, इसको बोलते हैं अमाइनो एसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पे अमाइनो एसाइलेटेड मतलब चार्ज ट्रांसफर आरएनए जो आएगा वो इनकमिंग ट्रांसफर आरएनए इसी पे आता है, और इसको बोलते हैं हम लोग E साइट होता है, इसको एग्जिट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए, इस पे रहता है। पहला जो रीजन है P साइट पे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। मतलब हम लोग जानते हैं 2 अमाइनो एसिड्स अगर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और ए साइड जो होता है उस पर अमाइनो एसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए आते हैं, जो अमाइनो एसिड मतलब चार्ज ट्रांसफर आरएनए जो लेके आएगा वो इस पे लेके आता है। ई साइड जो होता है इस पे डीएसाइलेटेड मतलब अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए रहते हैं, फिर फर्दर वो एग्जिट कर दिए जाते हैं, फिर से वो जाके रिचार्ज होते हैं, फिर लेके आते हैं। तो ये साइकिल की तरह चलता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें मैकेनिज्म जो है कैसे इसका एक्टिवेशन करते हैं, कैसे अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर आरएनए पे अटैच करते हैं, और उसके बाद में जो है फिर हम लोग इनिशिएशन और ट्रांसलेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन पढ़ेंगे इसका, फिर उसका अंदर लैक ओपेराना है। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगी आगे के लिए, क्योंकि अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन ये डायरेक्ट नहीं आते हैं, क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ घुमा के आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो बहुत इजीली से जो है सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हर तरीके से मैं इसको बता दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस करने में। ठीक है, ओके, थैंक यू।